हेलो स्टूडेंट्स, ज्ञान गंगा ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि सांख्यिकीय जानकारी को आकृति और आलेख में प्रस्तुत करते समय हमें कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। अर्थशास्त्रीय प्रस्तुति में संशोधनों के निष्कर्षों में सिद्धांतों के निष्कर्षों की विश्वसनीयता का आधार सांख्यिकीय प्रस्तुति पर ही होता है। आंकड़ों के द्वारा प्राप्त जानकारी को आलेख या आकृति के द्वारा प्रतीकात्मक रूप में हम प्रस्तुत कर सकते हैं। आलेख या आकृति जानकारी को और सरल बना देते हैं, लेकिन उसकी प्रस्तुति के दौरान कई बातें ध्यान में रखना अत्यंत आवश्यक है, जिसे हम जानेंगे। पहला है विश्वसनीय प्राप्ति स्थान। आर्थिक सिद्धांत या निष्कर्ष जिसके आधार पर दिया जाता है वह सांख्यिकीय जानकारी के प्राप्ति स्थान विश्वसनीय और सर्वमान्य हो, यह अपेक्षित है। जैसे कि भारत की आर्थिक स्थिति दर्शाने के लिए राष्ट्रीय सर्वे, विश्व बैंक की रिपोर्ट, केंद्र सरकार की सांख्यिकीय संस्था इत्यादि के आंकड़े अधिक आधारभूत माने जाते हैं। मतलब हम इन जगहों से यदि आंकड़े प्राप्त करते हैं तो यह आंकड़े विश्वसनीय माने जाएंगे। सेकंड है निरपेक्ष एवं सापेक्ष चल। दो या उससे अधिक चलों के बीच का संबंध आलेख या आकृति में प्रस्तुत करने के लिए यह याद रखना चाहिए कि निरपेक्ष चलों को क्षैतिज अक्ष पर और सापेक्ष चलों को ऊर्ध्व अक्ष पर दर्शाया जाता है। जैसे देश, वर्ष, बरसात यह निरपेक्ष चल है, जबकि जनसंख्या, आय, उत्पादन यह कैसे है, सापेक्ष चल है। दो चलों के बीच कार्य कारण के संबंध में एक चल कारण रूप होता है। उदाहरण, वर्ष चल है, OX अक्ष पर दर्शाया जाता है, और उत्पादन सापेक्ष चल है जो OY अक्ष पर दर्शाया जाता है। जबकि अर्थशास्त्र में मांग के नियम की प्रस्तुति में कारण रूप परिबल कीमत ऊर्ध्व अक्ष पर और सापेक्ष परिबल मांग को क्षैतिज अक्ष पर दर्शाने की वर्तमान में परंपरा हो गई है। स्केल माप पसंद करना। आंकड़ों को आकृति में योग्य रूप से व्यवस्थित करने के लिए योग्य स्केल माप लेना पड़ता है। उदाहरण, समय से संबंधित तथ्य हो तो 10 वर्ष के लिए स्केल निश्चित करके उन्हें प्रस्तुत किया जाता है। एक बार जो स्केल माप निश्चित हो उसकी प्रस्तुति के दौरान दर्शाना पड़ता है। उदाहरण, 1 इंच बराबर 5 वर्ष निश्चित किया गया हो तो प्रत्येक 5 वर्ष की बढ़ोतरी को दर्शाने के लिए 1 इंच के प्रमाण में ही आगे बढ़ना पड़ता है। विशाल सांख्यिकीय जानकारी को आकृति में संक्षिप्त रूप में दर्शाने के दौरान संबंधित अक्ष पर SS निशानी की जाती है। ये जो आकृति बनी हुई है ये है स्तंभ आकृति। आकृति में सापेक्ष चल को ऊर्ध्व अक्ष पर दर्शाया गया है, निरपेक्ष चल को क्षैतिज अक्ष पर दर्शाया गया है, जो समय अंतराल को दर्शाता है। गेहूं का प्रति 10 वर्ष कितना उत्पादन हुआ, इसकी सांख्यिकीय जानकारी हमारे पास हो तो उसे हम इस स्तंभ आकृति के द्वारा दर्शा सकते हैं। यहाँ वर्ष दिए गए हैं और हर वर्ष में कितना उत्पादन बढ़ा है यहाँ पर दर्शाया गया है। ये जो आकृति आपको दिखाई दे रही है इसे हम कहते हैं कि पास की स्तंभ आकृति। ये जो आकृति आप देख रहे हैं इसे कहेंगे हम कि वृत्तांश आकृति। मतलब वृत्त के द्वारा भी हम आकृति के जरिए दर्शा सकते हैं। आगे हम देखेंगे अर्थशास्त्र विषय का क्या महत्व है। वर्तमान युग आर्थिक युग है। आर्थिक युग मतलब अर्थ से जुड़ा हुआ, क्योंकि ये अभी के युग में बिना पैसे से किसी भी प्रकार की कोई भी प्रवृत्तियाँ जल्दी संभव नहीं होती।
मनुष्य की प्रत्येक प्रवृत्ति लाभ और हानि की तुलना करके ही की जाती है। बहुत कम लोग हैं जो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से काम करते हैं। आर्थिक प्रश्नों से अलिप्त भाग्य से ही कोई रह सकता है, इसलिए अर्थशास्त्र विषय का महत्व बढ़ जाता है। पहला है इसका महत्व की व्यवहारिक महत्व है। अर्थशास्त्र अपने दैनिक जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। अर्थशास्त्र का अध्ययन हमारे व्यवहारिक ज्ञान और व्यवहार को नीचे दर्शाए अनुसार प्रभावित करता है। अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं। वर्तमान समय में आर्थिक प्रश्न ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को असर करते हैं। अमेरिका सुपर पावर क्यों है? खनिज तेल के भावों में कमी या वृद्धि क्यों होती है? रशिया और अमेरिका, चीन और भारत में कौन सी आर्थिक समानता और कौन से अंतर है तथा कौन सा देश पूंजीवादी कहा जाए, किस देश को समाजवादी कहा जाए, यह सभी जानकारी हो तो हम किस देश के साथ सरलता से व्यवहार कर सकते हैं, यह हमें समझा जा सकता है। इसलिए अर्थशास्त्र का महत्व है कि इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, सभी प्रकार की जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। अगला है ऐतिहासिक घटनाएं। तेजपत्ता और गरम मसाले के भाव बढ़ने से इंग्लैंड के व्यापारियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की और भारत में आकर व्यापार किया और तत्पश्चात शासन भी किया। रोजगार और उद्योग धंधे में मंदी तथा कर के ऊंचे दर के बोझ से भारतीय प्रजा ने अंग्रेजों के शासन का विरोध किया। विश्व के तमाम देशों में भाव वृद्धि करके ऊंचे कर के दर में कमी जैसे आर्थिक प्रतिबल बढ़े बड़े पैमाने पर राजनीतिक अराजकता का सृजन करते हैं। अर्थशास्त्र के अध्ययन से ही इस प्रकार के ऐतिहासिक राजकीय घटनाक्रम को समझा जा सकता है। आर्थिक महत्व देखेंगे हम इसका। दैनिक व्यक्तिगत निर्णय लेने के लिए अभिनेता हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे वकील हो, चाहे गायक हो, शिक्षक हो, कोई भी हो, आर्थिक निवेश करते हैं। ये लोग क्या करते हैं, आर्थिक निवेश करते हैं। प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक प्रवृत्ति में शामिल न हो ऐसे लोग भी बचत, पूंजी निवेश, खर्च और आय की प्रवृत्ति के साथ जुड़े होते हैं। सामान्य गृहिणी से लेकर सरकार तक लोगों को अपने आर्थिक निर्णय लेने में अर्थशास्त्र क्या होता है, मददरूप होता है। सेकेंड है सरकार की नीतियों को समझने के लिए। भारत जैसे देश में सरकार की मुद्रा नीति तथा राजकोषीय नीति, यह संपूर्ण आर्थिक नीति हमारे दैनिक जीवन पर गंभीर असर पैदा कर सकती है। इसलिए अर्थशास्त्र का अध्ययन इन नीतियों को समझने तथा उसके अनुसार अपने निर्णय लेने में सहायक होता है। जैसे रिजर्व बैंक के रेपो रेट में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार हमें बचत और निवेश के निर्णय लेने चाहिए। अगला है व्यावसायिक महत्व। व्यावसायिक महत्व में देखेंगे कि आय और खर्च, मांग और पूर्ति, ये तमाम विषय व्यवसाय के साथ जुड़े होते हैं। अर्थशास्त्र का अध्ययन प्रत्येक व्यवसाय की आर्थिक गणना में मददरूप है। वस्तु या सेवा का कमी निर्धारण, साधन तथा कच्चे माल का क्रय विक्रय, श्रमिकों या कर्मचारियों का वेतन निश्चित करना जैसे तमाम विषयों के निर्णय में अर्थशास्त्र का अध्ययन मददरूप होता है। उदाहरण, तीव्र स्पर्धा वाले बाजार में कीमत कम करके ग्राहकों को आकर्षित किया जा सकता है। अर्थशास्त्र मूलभूत रूप से आर्थिक निर्णय लेने में सहायक है और इसका व्यावसायिक महत्व है। आर्थिक विश्व में मानव के मुख्य 3 स्वरूप है, ग्राहक के रूप में, उत्पादक के रूप में और श्रमिक के रूप में। इन तीनों स्वरूप में उसे कम से कम रकम का भुगतान करके अधिक से अधिक लाभ कमाने का प्रयत्न करना होता है और आर्थिक सिद्धांत यहाँ उन्हें क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो इस प्रकार हमने इस चैप्टर में क्या क्या देखा, एक बार फिर से देखेंगे। इस प्रकार हमने देखा कि आर्थिक प्रवृत्ति किसे कहते हैं। आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए व्यक्ति द्वारा की जाने वाली
की जाने वाली प्रवृत्ति जिसमें आय, खर्च और विनिमय का समावेश होता है उसे हम आर्थिक प्रवृत्ति कहते हैं। सूक्ष्म लक्ष्य अर्थशास्त्र किसे कहते हैं? तो जो आर्थिक अध्ययन अर्थतंत्र की आर्थिक इकाइयों का विश्लेषण करता है उसे सूक्ष्म लक्ष्य अर्थशास्त्र कहते हैं। फिर व्यापक लक्ष्य अर्थशास्त्र हमने देखा कि जिस आर्थिक अध्ययन क्षेत्र में संपूर्ण आर्थिक समष्टि का अध्ययन किया जाए और उसके निष्कर्ष संपूर्ण अर्थतंत्र को असर करते हैं उसे व्यापक लक्ष्य अर्थशास्त्र कहते हैं। वृत्तांश आकृति किसे कहते हैं? फिर स्तंभ आकृति किसे कहते हैं? विश्लेषण किसे कहा जाता है? विनिमय किसे कहा जाता है? तो परस्पर लेन देन, एक दूसरे को वस्तु या सेवा के बदले में अन्य वस्तु या सेवा प्राप्त करने की प्रवृत्ति या प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? विनिमय कहलाती है। वैज्ञानिक पद्धति किसे कहते हैं? तो कार्य कारण के संबंध को जांचकर निष्कर्ष प्राप्त करने और उसके बार बार प्रयोगों द्वारा जांचने की पद्धति क्या कहलाती है? वैज्ञानिक पद्धति। इस प्रकार हमने विशिष्टीकरण और वास्तविकता मतलब पूरा चैप्टर हमने अभी इसमें समझ लिया है। तो बच्चों आपको ये वीडियो ध्यान से सुनना है।